हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को पॉलिनेशन टॉपिक की स्टार्टिंग क्लास देने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आप सभी को मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के बीच में अंतर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस में अंतर का वीडियो प्रोवाइड किया था। स्टूडेंट्स, मित्रों, आप सभी से मुझे जो प्यार, साथ और सहयोग मिल रहा है, आप लोग जो मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, उसके लिए मैं हृदय से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आपका आभारी हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो एंजियोस्पर्म, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस में जो अंतर का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया था, उस वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ बबल टाइप के इफेक्ट आ रहे थे, जिसके कारण से बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर व्यू नहीं हो रहा था। इस वजह से मैंने कुछ सेकेंड का वीडियो अलग से आपको नेक्स्ट वीडियो के रूप में प्रोवाइड किया। इससे जो भी आप लोगों को कष्ट हुआ है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पॉलिनेशन का यह नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये जो टॉपिक है मेरा कुछ लंबा चलेगा। लंबा इसलिए मैं देने जा रहा हूं ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए, सारे कॉन्सेप्ट, सारी बातें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसलिए इसका मैं वीडियो का कुछ सेगमेंट आपको पार्ट बाय पार्ट प्रोवाइड करूंगा। आप इसके सीरियली आप इसको देखें और साथ ही साथ मेरे मैंने इसके पहले जो वीडियो प्रोवाइड किया है, आप उसे देखें, अपने मित्रों में, अपने रिलेटिव्स में उसे शेयर करें। उसमें किसी प्रकार का अगर सुधार का आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर आप वीडियो से संतुष्ट हुए हैं तो मुझे इंस्पायर करें, मुझे मोटिवेट करें। वैसे जो आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है, जो विजुअल प्रॉब्लम के कारण आप लोग हमारे सामने कमेंट कर रहे हैं, उसका मुख्य रीजन ये हो जाता है कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और इसमें साधन संसाधन की कमी हो रही है। तो जो मेरे पास सीमित साधन हैं, मैं उन्हीं सीमित साधनों में इस लॉकडाउन के अवसर पर, लॉकडाउन के स्थिति में आपको मैं यह वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर इसमें कहीं कुछ त्रुटि रह जाती है, कुछ कमी रह जाती है, तो कृपया आप सहयोग करें, और मेरे आवाज को, जो साउंड आपको दिया जा रहा है, वह आवाज बिल्कुल क्लियर है, उसे आप पॉज करें, पॉज करके वीडियो को रोक करके देखें, बार बार उसे रिपीट करें, और अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा उस वीडियो को देखने का काम करें। स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन की क्या परिभाषा होती है, इसे मैं बाद में बतलाऊंगा, लेकिन ये पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है, वह क्रिया पुष्पीय पौधों में होती है, और बुक्स में लिखा हुआ मिलता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट अर्थात आवृत बीजी पौधे, यानी कवरिंग, जो जिस फ्लावर का मतलब क्या कहता है, जिस पौधे में जो बीज होता है वह बीज कवर्ड रहता है, किसी भी चीज से कवर्ड रहता है। वो किस चीज से कवर्ड रहता है वो मैं आपको बतलाऊंगा। ऐसे मैंने बोर्ड पर लिखा भी है कि बीज जो होते हैं वह ओवरी के अंदर पाए जाते हैं। तो ओवरी के अंदर ओवरी से ढका हुआ बीज होता है। तो हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट वैसे पौधे को कहते हैं जिस पौधे की जो बीज होते हैं वो बीज फल के अंदर पाए जाते हैं, अर्थात सीड ओवरी के अंदर मौजूद रहता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जब ये आवृत बीजी पौधे हैं तो इन आवृत बीजी पौधों में बीज है, फल है, तो जब ये दोनों चीज हैं तो निश्चित सी बात हो जाती है कि यह
दोनों चीजों का निर्माण या ये दोनों चीजों का पाया जाना फूल का मुख्य लक्षण होता है। तो हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, यानी ये पुष्पीय पौधे होते हैं। ये आवृतबीजी पौधों के बीज ओवरी यानी फ्रूट से ढके रहते हैं। ये सीजनल होते हैं। सीजनल मतलब आप लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे सीजनल और नॉन सीजनल ब्रीडर। सीजनल मतलब होता है जो किसी खास ऋतु में जन्म देता है, संतान को उत्पन्न करता है, या किसी खास ऋतु में सरवाइव करता है, अपने आप को जीवित रख पाता है। और नॉन सीजनल मतलब हो गया जो किसी भी मौसम में किसी भी ऋतु में अपने आप को सरवाइव कर सके, अपने आप को जीवित रख सके और जनन की क्रिया में सक्रियता अपनी दिखला सके, उसे हम लोग नॉन सीजनल कहते हैं। तो यह जो एंजियोस्पर्मिक होता है यह सीजनल होता है, यानी खास ऋतु में उत्पन्न होता है और जनरली ये ऑटम के समय यानी बसंत या पतझड़ जिसको हम लोग कहते हैं उस समय ये मर जाता है, समाप्त हो जाता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो एक लिंगी भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, द्विलिंगी भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल अर्थात हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। ये मोनोकोट अर्थात एक बीजपत्री। एक बीजपत्री किसको कहते हैं? एक बीजपत्री का मतलब जिसका बीज दो भागों में बांटा नहीं जा सके, उसे हम लोग एक बीजपत्री कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कुछ हमने दिया भी है, लिली, आर्किड, अगेव, घास। इसके बाद आप लोग और भी समझ सकते हैं, गेहूं, धान, ये सब जो होते हैं, क्या कहता है आपको, मक्का, ये सब जो होते हैं वो मोनोकोट होते हैं। तो ये मोनोकोट अर्थात एक बीजपत्री तथा डाइकोट अर्थात द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री मतलब जिस बीज को हम दो भाग में बांट सकते हैं, जो बीज दो भाग में विभाजित हो सकता है, जैसे चना है, मटर है, और भी आप लोग हम लोग देखते हैं इमली है, ये सब का बीज जो होता है वो दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल हम अलग दिए हैं। तथा डाइकोट अर्थात द्विबीजपत्री गुलाब, मटर, सूरजमुखी, ओक होते हैं। यानी मोनोकोट और डाइकोट एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट का क्या क्या फीचर्स होता है, कैसे हम जानेंगे कि कोई पौधा एंजियोस्पर्मिक है, कोई एंजियोस्पर्मिक नहीं है, तो वो पहचान करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने कुछ दिया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट मतलब अनावृत बीजी पौधे। अनावृत, अना मतलब जिसमें नहीं रहे, आवृत मतलब ढक्कन, कवर। उसका जब कवर नहीं रहता है, वो किसी से ढका हुआ नहीं रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अनावृत। और बीजी मतलब बीज, जब बीज किसी भी कवर से ढका हुआ नहीं रहे, किसी आवरण से घिरा हुआ नहीं रहे, अर्थात वह बीज किसी फल में नहीं पाया जाए या बीज फल के अंदर मौजूद नहीं रहे, तो वैसे पौधों को हम लोग क्या कहेंगे? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट अर्थात अनावृत बीजी पौधे कहेंगे, अनावृत बीजी पौधे कहेंगे। तो ये हम लोगों का हो गया। ये लक्षण क्या इसका होता है? ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब ये अपुष्पीय फूल वाले पौधे होते हैं, यानी इसमें फूल नहीं लगता है। ये फल उत्पन्न नहीं करते। जब फल उत्पन्न नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है कि बीज जो है फल के अंदर पाया नहीं जाएगा। अतः बीज फल से ढके भी नहीं रहते, बल्कि नग्न होते हैं। ठीक है, इसके बाद स्केल्स यानी पत्रक या लिप्स, पत्ते के सतह पर बीज होते हैं। पत्रक क्या होते हैं? पत्रक मतलब होते हैं छोटे छोटे पत्ते होते हैं। जैसे कि हम लोग कभी कभी किसी पौधे के तने को छूते हैं तो छोटा 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 सा उसमें टहनी में पत्ता निकला होता है। स्केल्स इसको छूने के बाद थोड़ा सा रोया लगता है, तो उस रोएदार या पंखदार या फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? स्केल्स कहते हैं। तो स्केल्स या लिप्स यानी पत्ते के सतह पर बीज पाए जाते हैं, बीज होते हैं। ये कोनिकल होते हैं। कोनिकल का मतलब इन पौधों का तना जो अग्र सिरा है, तने का जो अग्रभाग होता है वो कोणीय होता है, तो ये कोनिकल पौधे होते हैं। ये एवरग्रीन, एवरग्रीन मतलब सदाबहार, जो कभी नहीं मरे, हमेशा हरे भरे रहे, सदाबहार वन पाया जाता है, सदाबहार पेड़ पाया जाता है, ये एवरग्रीन सदाबहार होते हैं। पेरिनियल बहुवर्षीय होते हैं। बहुवर्षीय का मतलब जब हम पौधे को लगाते हैं तो पौधा का जो लाइफ साइकिल होता है, पौधे का जो जीवन चक्र होता है, पौधे का जो लाइफ स्पैन होता है, वह लाइफ स्पैन एक साल में समाप्त नहीं होता है। यानी पौधा बढ़ेगा, विकास करेगा, पौधे में फल फूल लगेंगे, पत्तियां लगेंगी, पौधे मरेंगे। ये सारी क्रियाएं जो जीवन की होती हैं, वो सारी क्रियाएं एक साल में समाप्त नहीं होती हैं, पूरी नहीं होती हैं। इनको पूरा करने के लिए उनको एक से अधिक वर्षों की आवश्यकता होती है।
तो वैसे पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिनियल अर्थात बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। ये एक लिंगी होते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने आपको दिया, फर, स्प्रूस, पाइन इत्यादि। ये सभी जो है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं और ये ऊपर में जो लिखा है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। अब मैं समझता हूं कि स्टूडेंट्स, अब मैं पॉलिनेशन की परिभाषा देने से पहले कुछ चीजें बतला देना चाहता हूं जो बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि अगर हम खुद कहीं जाने में सक्षम हों और साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं हो तो पर भी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। हमें निराश होकर बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये अलग बात है कि साधन रहने के बाद हम उस साधनों का इस्तेमाल करते हैं और उस साधन के माध्यम से सरलता के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है और साधन भी उपलब्ध नहीं है, तो वैसे परिस्थिति में हमें उसी स्थान पर रुक जाना पड़ता है। ये बात मैंने इसलिए बतलाया क्योंकि परागण की क्रिया जो होती है वह परागण की क्रिया होने के पीछे निषेचन के कार्य को संपन्न करना है। निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के वजह से ही भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो का निर्माण होता है, भ्रूणकोश अर्थात इंडोस्पर्म का निर्माण होता है। लेकिन यह फर्टिलाइजेशन तभी हो पाएगा जबकि फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक दूसरे के पास आ सकें। दोनों वैसे समय में पास आए जब दोनों निषेचन करने के योग्य हो, दोनों एक दूसरे से मिल सकें और मिलने के बाद मिलने का जो उद्देश्य है, फर्टिलाइजेशन करने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। इसलिए मैंने यहां फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में आवृतबीजी या पुष्पीय पौधे में परागकण से नर युग्मक और भ्रूणकोश में मादा युग्मक का निर्माण होता है। पहले तो हमको यह जानना पड़ेगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक बनते कहां हैं, ये होते कहां। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर पहुंचता है, पॉलन ग्रेन जब स्वेलिंग करता है, पॉलन ग्रेन जब अंकुरित हो जाता है तो उससे पराग नलिका का विकास होता है और उसी पराग नलिका में दो सेल बनते हैं जिसको कि हम वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के नाम से जानते हैं। जनरेटिव सेल ही आगे विभाजन करके मेल गैमीट का निर्माण कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि परागकण से नर युग्मक बनता है और भ्रूणकोश में मादा युग्मक पाया जाता है। भ्रूणकोश अर्थात एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक का निर्माण आपको मैंने बतलाया था कि मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक अर्थात भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो उस भ्रूणकोश में, उस एम्ब्रियो सैक में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 7 कोशिकाएं होती हैं। उन 7 कोशिकाओं में से एक कोशिका जिसको एक सेल के नाम से जानते हैं, वही एक सेल मादा युग्मक का निर्माण करता है या मादा युग्मक के जैसा व्यवहार करता है। दूसरा, नर जनन अंग पुंकेसर, पुंकेसर अर्थात अस्टामेन। अस्टामेन किसकी इकाई है? तो पुमंग की इकाई है। पुमंग जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। नर जनन अंग पुंकेसर के एंथर से अस्टोमियम नामक स्थान से परागकण निकलता है। ये मैंने रेगुलर क्लास में, जब मैं क्लास
आपको ऑफलाइन दे रहा था तो बैच में मैंने बतलाया था कि एस्टोमियम क्या होता है। इसका एंथर का मैंने डायग्राम बनाया और डायग्राम बना करके मैंने बतलाया था कि वहां एक स्थान होता है जहां से पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। तो नर जनन अंग पुंकेसर के एंथर से अस्टोमियक नामक स्थान से परागकण निकलता है और यह जो परागकण होता है वह अगमनशील होता है, यानी परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता। इसलिए पौधों में नर तथा मादा युग्मक दोनों क्या होते हैं, अचल होते हैं। ठीक है, अब ये जो लिखे हैं यहां आप लिख दिए परिभाषा। ये जो आपको थर्ड पॉइंट मैंने दर्शाया है, थर्ड पॉइंट अगर कोई शॉर्ट में आपको पूछे कि पॉलिनेशन कहते किसको है तो पॉलिनेशन की सिंपल सी परिभाषा हम क्या बोलेंगे। मान लीजिए मैंने एक टोपी पहना हुआ है, मेरा सिर जो है ये सिर क्या है, एंथर है, और इस एंथर पर ये क्या चीज है, ये टोपी पॉलन ग्रेन है। ये पॉलन ग्रेन आपके सर पर चला जाता, आपका सर क्या है, अस्टिग्मा है, अस्टिग्मा पर चला जाता है। तो जब एंथर से पॉलन ग्रेन खुद या किसी माध्यम के द्वारा अस्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, यह क्रिया पॉलिनेशन कहलाती है। यानी पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू अस्टिग्मा। एंथर से परागकण का अस्टिग्मा तक जो स्थानांतरण होता है यह क्रिया क्या है, यह क्रिया परागन है। तो पौधे में निषेचन को संपन्न करने के लिए हमने पहले ही आपको बता दिया कि परागन होने के पीछे इंपॉर्टेंस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है निषेचन करना। तो पौधे में निषेचन को संपन्न करने के लिए पराग कोष अर्थात एंथर से परागकण का स्थानांतरण स्वयं अथवा किसी जैविक अजैविक भौतिक माध्यम द्वारा होता है और यह क्रिया क्या कहलाती है, यह क्रिया पॉलिनेशन कहलाती है। जैविक अजैविक का मतलब हो गया, जैविक मतलब कुछ जीव जंतु जैसे चमगादड़, घोंघा, चींटी, मधुमक्खी, कीट पतंगा, जब ये सब पॉलन ग्रेन को एंथर से अस्टिग्मा तक पहुंचाते हैं तो जैविक माध्यम द्वारा होगा। जैविक माध्यम द्वारा जब होता है तो इसको क्रॉस हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। अजैविक माध्यम, अजैविक माध्यम में आपको क्या क्या आ जाएगा, अजैविक माध्यम में पानी आ जाएगा, हवा आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल आएंगे। ये सभी के द्वारा जब अगर पॉलन ग्रेन एंथर से अस्टिग्मा तक पहुंचता है तो यह भी एक प्रकार से क्रॉस पॉलिनेशन ही है, आपको पर परागन ही। तो यह परागन की परिभाषा हो गई। अब हम यहां जाने जाएंगे कि परागकण जो होता है वो जो पहुंचता है उस पहुंचने का जो माध्यम है उसके आधार पर तो पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन इसका जो रास्ता होता है उस रास्ते के आधार पर, उसके मतलब क्या कह सकते हैं, ड्यूरेशन के आधार पर, उसकी सिंप्लिसिटी के आधार पर या कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है। कॉम्प्लेक्सिटी सिंप्लिसिटी के आधार पर, सरलता और जटिलता के आधार पर या उसके रास्ते के आधार पर पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अप्रत्यक्ष परागन और दूसरा होता है प्रत्यक्ष परागन। पहला इनडायरेक्ट पॉलिनेशन और दूसरा डायरेक्ट पॉलिनेशन। इनडायरेक्ट पॉलिनेशन किसको कहते हैं, अस्टिग्मा पर पहुंचने के बाद यदि परागकण का प्रवेश बीजांड में हो तो उसे अप्रत्यक्ष परागन कहते हैं। यानी बीजांड तक पॉलन ग्रेन डायरेक्ट नहीं पहुंचता है, ओव्यूल तक डायरेक्ट नहीं पहुंचता है। ओव्यूल तक पहुंचने से पहले उसे कहां पहुंचना पड़ता है, अस्टिग्मा और पहुंचना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि गायनोसियम की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, जिसको हिंदी में स्त्री केसर कहा जाता है। स्त्री केसर यानी कार्पेल या पिस्टिल के तीन भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग होता है टिप, जिसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। बीच वाला आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं स्टाइल यानी वर्तिका। और नीचे में गोल आकार का रहता है, ओवल आकार का रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओवरी यानी अंडाशय। तो अंडाशय में पाया जाता है क्या, ओव्यूल यानी बीजांड या अंडा। तो बीजांड में पहुंचना पड़ेगा पॉलन ग्रेन का युग्मक, लेकिन यहां पहुंचने से पहले पॉलन ग्रेन को कहां पहुंचना पड़ता है, अस्टिग्मा पहुंचना पड़ता है। यानी लंबा सफर तय करना पड़ता है, डायरेक्ट ये नहीं पहुंचता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। अब डायरेक्ट पॉलिनेशन किसको कहते हैं, यानी प्रत्यक्ष परागन किसको कहते हैं, जब परागकण ओव्यूल के बीजांडद्वारी नलिका में सीधे पहुंच जाता है। ओव्यूल में बीजांडद्वारी नलिका मतलब ओव्यूल अर्थात बीजांड। बीजांड की जब रचना मैंने बढ़ाया तो मैंने आपको बतलाया था नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल यानी एक सिरा को हम लोग क्या कहते हैं, चैलेंजर एंड, और दूसरे सिरा को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। तो जब परागकण माइक्रोपाइलर एंड में जो द्वार है, माइक्रोपाइलर एंड में जो नली नुमा रचना है जिसको बीजांड द्वारी नलिका कहते हैं,
वहां डायरेक्ट पहुंच जाए, उसको स्टिग्मा तक पहुंचना नहीं पड़े, उसका जो पाथिंग उसका जो डिस्टेंस है वह पाथिंग डिस्टेंस कम हो जाए, तो वैसे कंडीशन में वो डायरेक्ट पॉलिनेशन कहलाता है। अर्थात जब परागकण ओव्यूल के बीजांडद्वारी नलिका में सीधे पहुंच जाते हैं तो इसे प्रत्यक्ष परागण कहते हैं। अब इसके बाद आपको मैंने लिखा कि परागण की जो क्रिया होती है, मैंने यहां भी बताया था जैविक अजैविक में कि परागण की जो क्रिया होती है वह परागण की क्रिया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो सकता है। जैसे कोई भी चीज हम ऊपर उछलाएंगे तो वो ऊपर का चीज क्या होगा, नीचे आकर के आना चाहेगा, पृथ्वी की तरफ आना चाहेगा, तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के द्वारा हो सकता है, संपर्क से हो सकता है, हवा पानी जीव जंतुओं के द्वारा हो सकता है, या स्वयं भी अपने आप में कुछ एडिप्टेशन करके कुछ अनुकूलताएं करके परागण की क्रिया पेड़ पौधे खुद भी संपन्न कर लेते हैं। इसको हम आगे जानेंगे कि पॉलिनेशन के जो माध्यम है, पॉलिनेशन के जो विधि है, उस विधि के आधार पर परागण कितने प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को अगले बायोलॉजी के वीडियो पार्ट में हम लोग देखने के लिए जाएंगे। फिलहाल आप लोग इसे पढ़ें, समझें और अपने मित्रों में शेयर करें, ज्यादा ज्यादा बार देखें और अपने साथियों के बीच में इसको दिखलाने का काम करें। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।